हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम +2 का जो राजनीति विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे थे न्यायपालिका, उससे संबंधित कुछ बातें हो रही है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेसन है वो शुरू करते हैं। देखो, न्यायपालिका के बारे में हमने पढ़ा, न्यायपालिका का अर्थ पढ़ा, उसके अंग के रूप में उसके कार्य पढ़े, उसके क्षेत्राधिकार पढ़े हम। कौन कौन से उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे प्रारंभिक मौलिक क्षेत्राधिकार पढ़ा हमने, रीत संबंधी क्षेत्राधिकार पढ़ा, अपीलीय क्षेत्राधिकार पढ़ा, उसके बाद हमने सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार पढ़ा। आगे जो हमारा टॉपिक था वो था न्यायपालिका और अधिकार। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? न्यायपालिका व अधिकार, यानी इनसे संबंधित हमने 3 आर्टिकल किए थे। एक तो आर्टिकल 32 किया था मैंने। आर्टिकल जो 32 किया था वो मैंने बताया था आपको, सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित। ठीक है, उसके बाद हमने आर्टिकल 226 पढ़ा। आर्टिकल 226 में पढ़ा था भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए। उसके बाद हमने आर्टिकल 13 पढ़ा। आर्टिकल 13 में हमने बताया था भी जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया इसके अंदर दी गई है। इसका मतलब कोई संसद कोई ऐसा कानून बनाए जिसके द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों को नुकसान हो रहा है या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसका अतिक्रमण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उसका फिर से अवलोकन करके, यानी पुनः अवलोकन यानी फिर से अवलोकन करके क्या कर सकती है, उस कानून को, उस संविधान संशोधन को अवैध यानी असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यानी ये वो है जो हमारे अधिकारों से संबंधित है, और इस चीज को हम पढ़ भी चुके हैं। हमारे जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनकी सुरक्षा का दायित्व है वो न्यायपालिका के पास है। यानी हमारे मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है आज, वो आता है न्यायपालिका और संसद। कौन सा टॉपिक? न्यायपालिका व संसद, यानी जो हमारी विधायिका है, इससे संबंधित हमारा टॉपिक है। देखो, वैसे तो हमारे संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से शक्तियों का विभाजन किया गया है। देखो, हमने बात की थी नहीं, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं? एक तो व्यवस्थापिका होती है, एक बार और चर्चा कर लेते हैं, पहले बता चुके हैं हम। एक आप कार्यपालिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। इन तीनों के शक्तियों के अंदर क्या है, अलग अलग इनको कार्य सौंपा गया है, अलग अलग इनको काम सौंपा गया है कि आपको कौन सी ड्यूटी निभानी है, कौन सा कर्तव्य निभाना है या कौन सा काम करना है। तो हम बात करें व्यवस्थापिका काम, जैसे कानून बनाना होता है, ठीक है, संविधान में संशोधन करना होता है, जो भी है कानून में संशोधन करना होता है, यानी बहुत से कार्य पढ़ चुके हैं हम। कार्यपालिका का काम होता है इन कानूनों को लागू करना होता है, तो संविधान में संशोधन किया है, इनको क्रियान्वित करना होता है, प्रशासन करना होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। न्यायपालिका का काम होता है इन कानून के अनुसार क्या देना, जनता को न्याय प्रदान। देखो, यहाँ हमारी बात स्पष्ट रूप से हो चुकी है भी इसका काम कानून बनाना है, जो हमारे देश के अंदर व्यवस्थापिका है वो संसद है, इसका काम न्याय प्रदान करना है। फिर इन दोनों का आपस में संबंध क्या है? वैसे तो इनको अलग अलग से क्या कर दिया गया है, इनको अलग अलग से अपना अपना कार्य सौंपा गया है। ठीक है, ये तेरा काम कानून बनाना है जी, तेरा काम संविधान में संशोधन करना है, कानून में संशोधन करना है, और आपका काम है न्यायपालिका का, वो आपको कानून के अनुसार न्याय देना है। लेकिन देखो, लेकिन वह क्या, न्यायपालिका क्या है? न्यायपालिका को एक शक्ति दे दी, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या दे दी? न्यायिक पुनरावलोकन। इसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। इस शक्ति के द्वारा न्यायपालिका क्या करती है? संसद पर नियंत्रण करती है, संसद पर नियंत्रण। क्योंकि संसद अपनी मनमर्जी न करने लग जाए। संसद अपना ऐसा नहीं, उसको संविधान में संशोधन का अधिकार है तो मनमर्जी से कोई संशोधन करे, उसको कानून बनाने का अधिकार है, इसका मतलब वो किसी और ही प्रकार का कानून बना दे जो हमारे लिए फायदेमंद ही नहीं है। तो इस चीज को भी संसद को नियंत्रण रखने के लिए, क्यों? क्योंकि देखो, शक्तियां तो दी गई है लेकिन साथ में अवरोध, आप कह सकते हो नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत भी है। वैसे ये नियंत्रण यानी अवरोध व संतुलन का सिद्धांत अमेरिका का है, तो ये दक्षात्मक शासन प्रणाली में होती है, लेकिन अपने भी आप चर्चा इसको कर सकते हैं। देखो, नियंत्रण व संतुलन, इसका मतलब व्यवस्थापिका इसको नियंत्रण करती है, ठीक है, न्यायपालिका इन दोनों को नियंत्रण करती है। इसका मतलब ये अंग एक दूसरे पर क्या रखते हैं? नियंत्रण रखते हैं भी, कोई भी अंग तानाशाही न हो जाए, कोई भी अंग ज्यादा शक्ति प्राप्त न कर ले और लोगों का शोषण करना शुरू कर दे।
या ऐसे निर्णय या ऐसे कार्य करना शुरू कर दे इससे हमारे यहाँ लोकतंत्र को, हमारे संविधान को नुकसान हो। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए ताकि पूरे तीनों अंग संतुलन में बना रहे, इसीलिए इसको कहते हैं नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। एक अंग अन्य अंगों पर नियंत्रण रखता है, उस पर ध्यान रखता है, देखो कोई ऐसा तानाशाही या कोई ऐसा निर्णय न लेने लग जाए जिससे हमारे संविधान को नुकसान हो रहा हो। यानी ये सभी अंग एक दूसरे पर निगाह रखते हैं, एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि ये तीनों अंग क्या बने रहे, संतुलन में बने रहे, कोई एक अंग ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए, व्यवस्थापिका ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए, कार्यपालिका ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए और न्यायपालिका भी ज्यादा शक्तिशाली न हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है ताकि तीनों अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखे और तीनों अंग संतुलन में बने रहे। क्योंकि शक्ति क्या होती है, शक्ति बंदे को भ्रष्ट कर देती है। आपको +1 के अंदर आपने एक लॉर्ड एक्टन की परिभाषा भी पढ़ी होगी, डेफिनेशन पढ़ी होगी, +1 में है लॉर्ड एक्टन। उसने कहा था जो शक्ति होती है ना वो बंदे को भ्रष्ट करती है, और जब उसको संपूर्ण शक्ति दे देना तो बंदा संपूर्ण भ्रष्ट हो जाता है। इसका मतलब शक्ति अगर किसी अंग के अंदर इकट्ठी होगी यानी संतुलन नहीं रहा, व्यवस्थापिका के बाद ज्यादा शक्ति चलेगी तो वो भ्रष्ट हो जाएगा यानी उसका गलत यूज करेगा, कार्यपालिका चलेगी तो कार्यपालिका भी उसका क्या करेगा, गलत यूज करेगा। इसीलिए इसको संतुलन में रखना आवश्यक है, और संतुलन में कब रहेगा, जब ये एक दूसरे पर क्या रखेंगे, नियंत्रण रखेंगे। और इसी नियंत्रण को रखने के लिए देखो जो न्यायिक पुनरावलोकन हमारे यहाँ अपनाया गया है उसका थोड़ा विस्तार भी कर दिया गया, ध्यान रखना। वर्तमान में इसका थोड़ा विस्तार यानी न्यायपालिका ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, ये हम जनहित याचिका में पढ़ चुके हैं, न्यायिक सक्रियता में पढ़ चुके हैं। क्योंकि पहले जो काम वास्तव में कार्यपालिका का जो काम होता है ना, अब वो न्यायपालिका करने लग गई है। ठीक है, यानी काम तो कार्यपालिका का, हमें स्वच्छ वातावरण चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, स्वच्छ भोजन चाहिए, लोगों के विकास का, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना तो काम कार्यपालिका का है। लेकिन अब उसमें न्यायपालिका भी क्या करने लगी है, काम करने लगी है। लोगों को स्पष्ट रूप से वो कार्यपालिका को कहने लग गई है कि ये जनता को प्राप्त नहीं हो रहा, ये प्राप्त हो रहा है, यानी हर चीज का ध्यान न्यायपालिका रखने लग गई है। तो वर्तमान में न्यायिक पुनरावलोकन का विस्तार होकर कहां तक आ गया, ध्यान रखना। जो राज्यपाल की शक्तियां होती है, राज्यपाल शक्तियां, और जो राष्ट्रपति शक्तियां हैं, यहां पर भी क्या है, अब वर्तमान में न्यायिक पुनरावलोकन को अपना लिया गया है। राज्यपाल की शक्तियां और राष्ट्रपति की शक्तियां के अंदर भी हम न्याय इसको जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसका विस्तार हो चुका है, यानी अब प्रत्येक जगह पर न्यायिक यानी इसका मतलब न्यायपालिका शक्तिशाली हो रही है, न्यायपालिका अब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, सक्रिय हो चुकी है। ये चीज हम जनहित याचिका में पढ़ चुके हैं, न्यायिक सक्रियता में भी पढ़ चुके हैं। अब आप कहोगे जी प्रश्न ये उठता है कि सर जब इनको अलग अलग काम सौंपा ही गया है, जब व्यवस्थापिका काम अलग है जी, न्यायपालिका काम अलग है जी, कार्यपालिका स्पष्ट रूप से लिखा गया है संविधान में, एक का कानून बनाना, एक का लागू करना, एक का न्याय करना, फिर उनमें विवाद ही क्यों होता है, झगड़ा क्यों होता है, जब काम सौंप दिया गया है इनको, जब इनको अलग से अपने कर्तव्य पता है, उनके उत्तरदायित्व पता है मेरे को क्या काम करना है, जब ऐसी स्थिति है तो उनमें झगड़ा क्यों होता है। फिर भी जब संतुलन बना रखा है, संविधान ने बना रखा है, भी सबको अलग अलग शक्ति दे रखी है, फिर झगड़ा क्यों होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि कानून जो व्यवस्थापिका होती है ना वो कई बार ऐसा कानून बना देती है विकास के लिए, जो परियोजनाएं बनाती है, योजनाएं बनाती है, इसके जो कार्यपालिका योजना बनाती है। ठीक है, इनके द्वारा क्या होती है, व्यवस्थापिका कुछ कानून बनाती है, इसके द्वारा जब संविधान का किसी प्रकार का अतिक्रमण होता है, संविधान का किसी प्रकार का अतिक्रमण होता है, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका क्या करती है, हर कार्य में हस्तक्षेप करती है और उसको असंवैधानिक घोषित कर सकती है। इसका सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। देखो हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार के अंदर, एक हम उदाहरण लेके चलते हैं। हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार, क्या पढ़ा था, मौलिक अधिकार। देखो मौलिक अधिकार में हमने क्या पढ़ा था, मौलिक अधिकार के अंदर हमने चर्चा क्या की थी, हमने की थी जो मूल संविधान था, ध्यान से देखना इसको, जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, इस चीज को पढ़ चुके हैं हम, पढ़े थे ना, वर्तमान में 6 है। ठीक है, इसके अंदर एक अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार। इस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ था संसद और न्यायपालिका में। संसद जो व्यवस्थापिका थी हमारी और जो हमारी न्यायपालिका थी, उनमें आपस में बहुत ज्यादा विवाद हुआ था इसी मौलिक अधिकार को लेकर।
क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका क्या होती है? व्यवस्थापिका कानून बनाती है और ये जनता, इनका उत्तरदायित्व होता है भी जनता के लिए कानून बनाना। क्यों? जनता जो डिमांड करती है वही कानून बनाती है। तो क्योंकि इसके अंदर जनता के ही तो व्यक्ति होते हैं व्यवस्थापिका में, क्योंकि व्यवस्थापिका संसद होती है, लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनी होती है और जनता जो चुन के भेजते हैं वो लोकसभा में चुनकर भेजते हैं जनता लोग जो अपने प्रतिनिधि होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और वर्तमान में हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र पाया जाता है। अब तो लोकतंत्र पाया जाता है, इसका मतलब जनता का काम करना आवश्यक होता है। तो डेमोक्रेसी का अर्थ ही होता है जनता द्वारा शासन, जनता के लिए शासन होता है ये, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? व्यवस्थापिका ने एक ऐसा कानून बनाना चाहा जिससे हमारे यहाँ जो भूमि सुधार थे, यानी पहले भूमि के अंदर बहुत सी समस्याएं पाई जाती थी, यानी भूमि सुधार करने के लिए व्यवस्थापिका ने पहल की तो भूमि सुधार से संबंधित कुछ कानून बना दिए जाए, जो भी कुछ समस्याएं उनको दूर कर दी जाए। तो ऐसी स्थिति में देखो, जो भूमि सुधार की बात है, इसका मतलब इसके अंदर इसने रोड़ा अटका दिया। क्यों? क्योंकि जो भूमि सुधार की बात है तो कुछ ना कुछ जनता को कष्ट भी होगा। ये कुछ कानून बनाएंगे तो ऐसे थोड़ी है कानून सभी के लिए फायदे, कुछ जो फायदे ले रहे हैं उनको नुकसान भी होता है। ये तो बनते हैं जो छोटे लोग होते हैं बेचारे, जो गरीब होते हैं, उनके लिए कानून बनाया गया था ताकि उनके भूमि के वो मालिक बन सके, अपना विकास हो सके। उससे बड़े वालों को तो दिक्कत होती है ना, ठीक है। तो ये संपत्ति का मौलिक अधिकार था, इसी कारण सरकार भूमि सुधार नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि यदि कोई भूमि सुधार से संबंधित कानून बनता, जनता जो लोग थे वो कहाँ चले जाते? न्यायपालिका में चले जाते। लोग कहाँ चले जाते? न्यायपालिका में जाके रिट दायर कर देते। और जो सरकार कानून बनाना चाह रही थी, जो संविधान में संशोधन करना चाह रही थी, वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका तो यही कहेगी भी जो कानून बना है वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो उसको अवैध घोषित कर देगी। ये पढ़ चुके हैं हम, आर्टिकल 13 के तहत इसको तो हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि जब तक ये मौलिक अधिकार रहेगा तब तक भूमि सुधार नहीं हो पाएगा। न्यायपालिका तो स्पष्ट रूप से संविधान की व्याख्या करेगी और संविधान की व्याख्या करके ये कह देगी कि जो ये कानून बनाया गया ये मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, यानी संपत्ति का मौलिक अधिकार का विरोध कर रहा है ये कानून, और उसको वो अवैध घोषित कर देगी। तो सरकार कुछ भी भूमि सुधार से संबंधित कुछ नहीं कर पा रही थी। तब सरकार ने क्या किया? व्यवस्थापिका ने क्या किया? संविधान में संशोधन करना चाहा। संविधान में संशोधन, क्यों ना संविधान में संशोधन करके इस बात को ही हटा दिया जाए, फिर तो बना सकते हैं ना। लेकिन इसके अंदर भी संविधान में भी संशोधन ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि न्यायपालिका संविधान में संशोधन का भी पुनः अवलोकन कर सकती है। यदि उसको ऐसा लगे कि ये संविधान में संशोधन है, ये मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए किया गया है या उसको नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया, तो वो भी न्यायपालिका उसको क्या कर सकती है? अवैध घोषित कर सकती है। बस इसी मुद्दे को लेकर क्या हुआ? व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका में क्या चला? विवाद चला। सबसे बड़ा विवाद यही था। क्योंकि व्यवस्थापिका इसके लिए कानून बनाना चाहती थी, न्यायपालिका इसमें बना नहीं देने पा रही थी। क्यों? क्योंकि न्यायपालिका तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अगर वो भूमि सुधार से संबंधित कानून बना देती तो संपत्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता, और न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, वो हनन होने नहीं दे पाती। तो इसी स्थिति को लेकर क्या चला? विवाद चला। और आपको पता है बाद में 44 में संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको क्या कर दिया गया? संविधान से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से ही निकाल दिया गया और उसको क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। इस चीज को पढ़ चुके हैं। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978। इसको क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार, पहले ये मौलिक अधिकार था, तब सरकार को दिक्कत हो रही थी, तभी इसने कोशिश करके व्यवस्थापिका ने इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकालने की बात कही थी, और तब जाके इसको निकाला गया था 44 में संविधान संशोधन के तहत। उससे पहले न्यायपालिका व्यवस्थापिका में इससे संबंधित विवाद बना ही रहता था, ठीक है। ये होगी हमारा जो न्यायपालिका और संसद, उनके मध्य की बात होगी दोनों की। अब तो न्यायपालिका इतनी शक्तिशाली हो चुकी है, अब तो व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को, जो काम कार्यपालिका करती है ना वो न्यायपालिका करने लग गई है। तो ठीक है, बहुत से घोटाले है, उसकी जांच करने की बात न्यायपालिका, काम तो कार्यपालिका का ही है लेकिन न्यायपालिका कहती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई ये जो एक बार घोटाला हुआ था, तो ये पेट्रोल पंप है ना, उनके वित्त से संबंधित घोटाला हुआ था, तो न्यायपालिका ने इसकी पहल की थी। सीबीआई जो सेंट्रल ब्यूरो इंफॉर्मेशन होता है, जो यानी उनसे उसको कहा गया था इसकी जांच की जाए, यानी न्यायपालिका स्पष्ट रूप से निर्देश देने लग गई है
स्पष्ट रूप से कहने लग गई है कि इन चीज की क्या की जाए, जांच की जानी चाहिए। यानी जो काम कार्यपालिका है वो क्या आ गया, न्यायपालिका के पास आ चुका है। न्यायपालिका इतनी एक्टिव हो चुकी है। कुछ तो राजनीतिज्ञ ऐसे भी कहते हैं भाई ये जो संतुलन का सिद्धांत है ये खत्म हो रहा है, यानी न्यायपालिका ज्यादा शक्तिशाली हो रही है, बाकी हम क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे कहते हैं भी इससे जनता को फायदा हुआ है, हमारे डेमोक्रेसी लोकतंत्र को फायदा हुआ है, तो इससे समाज में न्याय बढ़ा है, सबको न्याय मिला है, सबको जो चीज चाहिए वो आवश्यकता की वस्तु प्राप्त हो रही है, सबकी सुरक्षा हो रही है, हमारे अधिकारों की सुरक्षा हो रही है, हमारे संविधान की सुरक्षा हो रही है, ठीक है, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा हो रही है। तो ये तो अलग अलग राजनीतिज्ञ के अपने अलग अलग विचार है। तो हमने यहाँ पर अपनी न्यायपालिका कंप्लीट की। देखो भी बात सुनो, हमने सरकार के तीनों कंप्लीट किए हैं। हमने व्यवस्थापिका पढ़ी, लोकसभा राज्यसभा टोटल राष्ट्रपति हमने कंप्लीट किया था, किस प्रकार कानून बनता है। हमने न्यायपालिका पढ़ी, उसके अंदर हमने राष्ट्रपति और जो आपका मंत्री परिषद उसके बारे में हमने कंप्लीट रूप से पूरा किया। उसकी स्थिति पढ़ी, राष्ट्रपति क्या स्थिति है, प्रधानमंत्री क्या स्थिति है, कौन नियुक्त करता है, कैसे करता है, मंत्री परिषद है, राष्ट्रपति कार्य, प्रधानमंत्री कार्य, इसे हम कर चुके हैं। हमने न्यायपालिका पढ़ी, न्यायपालिका के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, उसकी कैसे नियुक्ति होती है, किस प्रकार उनको हटाया जाता है, ठीक है, और किस प्रकार उनके जो क्षेत्राधिकार है वो पढ़े थे। उसके बाद अधिकारों से क्या संबंध है, संसद के साथ हमने उसकी चर्चा की थी। अब आगे हमारा जो नेक्स्ट जो लेसन आता है अध्याय 7, वैसे यूनिट आपकी थर्ड यूनिट चल पड़ी है अभी। उसके अंदर आप पढ़ोगे राज्य प्रशासन और एक पढ़ोगे स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में आपको पढ़ना पड़ेगा 73वां संविधान संशोधन, और एक इसमें आप पढ़ोगे 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, यानी आगे हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो यही आता है, राज्य प्रशासन। राज्य प्रशासन के बारे में आप पढ़ने वाले। उसके पहले तो हमने केंद्र का प्रशासन पढ़ा था, राष्ट्रपति पढ़ा था, प्रधानमंत्री पढ़ा था, मंत्री परिषद पढ़ी है, न्यायपालिका पढ़ी है, यानी हमने सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे राज्य प्रशासन को, यानी राज्य में जैसे आप मुख्यमंत्री की बात करते हो, यहाँ के मंत्री परिषद की बात करते हो, यहाँ के राज्यपाल की बात करते हो, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन जो 73वां संविधान संशोधन है, जो 73वां संविधान संशोधन है वो ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। और 74वां पढ़ोगे आप शहरी पंचायती राज, यानी शहरी जो स्वशासन था उसके बारे में पढ़ोगे। 73वां तो है ग्रामीण स्वशासन से, यानी जो पंचायती राज सरपंच उप सरपंच वगैरह जो आप वार्ड पंच की बात करते हो, ठीक है, किस प्रकार इसके अंदर कुछ संशोधन वगैरह हुए थे। 73वां हुआ था, उससे पहले हमारी जो पंचायत राज था वो कैसा था, कब शुरू हुआ, कहाँ हुआ, सब कुछ पढ़ेंगे। 73वां जो शहरी स्वशासन से संबंधित था, यानी शहरों में जो नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राज्य प्रशासन की। देखो एक बात मैं यहाँ पर पूरी क्लियर कर देता हूँ, पहले हम वैसे चर्चा भी कर चुके हैं। देखो हमारे जो केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर हमारे संघीय शासन प्रणाली है, क्या है, संघीय शासन तंत्र है, इसको हमें एक बार और चर्चा करनी पड़ेगी, ध्यान रखना भैया। यहाँ पर आवश्यकता है इसकी, ये मत सोचना क्योंकि संघीय का हम एक लेसन पूरा कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी संघीय शासन तंत्र को इसके साथ जोड़ने के लिए, इस लेसन को शुरू करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी हमें, ठीक है। तो क्यों ना उसके द्वारा हम शुरू करें, ताकि उसके साथ हमारा जो कनेक्शन है वो जुड़ जाए, ताकि लेसन समझने में आसानी रहे। देखो संघीय शासन तंत्र होता है हमारे यहाँ पर, यानी इसी कारण केंद्र व राज्यों में क्या है, शक्तियां बांटी गई है। संघीय शासन प्रणाली वही होती है ना, हम पढ़ चुके हैं संघीयात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषताएं थी, यानी उसमें केंद्र व राज्यों में क्या होती है, शक्तियां बंटी हुई होती है, ठीक है। जो केंद्र है और जो राज्य है, और केंद्र में है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। पहले मैं केंद्र की बात करता हूँ, जैसे ही मैं राज्य की बात करूंगा आपको राज्य वाला अपने आप याद हो जाएगा। एक बार मैं केंद्र जो हमने पढ़ा है, जो हमारा पढ़ा हुआ है, सिर्फ वो ही लिख रहा हूँ पहले मैं, ठीक है। राज्य की तो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको एक दो आर्टिकल है तो बता दूंगा आपको मैं। देखो संसदीय शासन प्रणाली है, इसके अंदर दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक तो नाम मात्र की, हम पढ़ चुके हैं, एक होती है आपकी वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। नाम मात्र के हमने अंदर पढ़ा था, अभी जो राष्ट्रपति है हमारा, राष्ट्रपति,
वो नाममात्र की कार्यपालिका होती है, और जो मंत्री परिषद और जो उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, वो क्या होती है, वास्तविक कार्यपालिका होती है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं टोटल जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, आर्टिकल 53 के तहत। याद आ रहा है ना? आर्टिकल 52 ये कहता है कि देश के लिए एक राष्ट्रपति पद होगा, उसकी व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 53 ये कहता है कि जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं आर्टिकल 53 यानी राष्ट्रपति के अंदर कार्यपालिका शक्ति निहित है, यानी संविधान के अनुसार। इसका मतलब हमने इसको नाम दिया था संवैधानिक अध्यक्ष या नाम मात्र का अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद हमने आर्टिकल 74 में ये भी पढ़ चुके हैं भी राष्ट्रपति इन शक्तियों का जो प्रयोग करेगा वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की परामर्श से करेगा। पढ़ चुके हैं ना आर्टिकल 74 में। राष्ट्रपति इन शक्तियों का जो प्रयोग करेगा ना, राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग यानी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग क्या करेगा, मंत्री परिषद जो मिनिस्टर है लोग, मंत्रिमंडल है, वह उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, पीएम प्राइम मिनिस्टर की या के परामर्श से करेगा। हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल 74 ये कहता है। अब हम बात करते हैं राज्य की। देखो जो राज्य है, अब आपको मैं यहाँ पर एक ही लाइन लिखूंगा, बाकी आप समझ लेना। राज्य के अंदर भी ध्यान रखना संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, शासन प्रणाली या शासन तंत्र को अपनाया गया। अब बात यह आगे भी मैंने लिख दिया कि केंद्र में संसदीय शासन प्रणाली है, इसकी विशेषता आपके सामने है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। मैं कहता हूं राज्यों में भी संसदीय शासन तंत्र है या संसदीय शासन प्रणाली है। जो सिस्टम बनाया गया है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो ब्रिटेन मॉडल पर आधारित है। ठीक है, अब आप जैसे ये देखोगे जी यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है। इसका मतलब राज्यों में भी क्या होगी, दो प्रकार की कार्यपालिका होगी, क्योंकि इस पार्लियामेंट्री संसदीय शासन तंत्र की विशेषता यही है। इसमें जो कार्यपालिका होती है वो दोहरे प्रकार की होती है। इसका मतलब केंद्र में वो व्यवस्था है तो यहाँ पर भी दो प्रकार की कार्यपालिका है, और राज्य में विशेषता है तो यहाँ पर भी दो प्रकार की कार्यपालिका होगी। चलो पढ़ते हैं जी, इसको मैं यहाँ से चलो दिखाई यहाँ लिख देता हूँ। एक तो होगी नामात्र की, बस इतना ही लिख लेता हूँ, दिखाई दे रहा है ना आपको, नामात्र की कार्यपालिका, और एक होगी आपकी वास्तविक कार्यपालिका। इतना तो आपके स्पष्ट ही है, क्योंकि जब संसदीय शासन तंत्र का मैंने नाम ही ले लिया है, संसदीय पार्लियामेंट्री सिस्टम का मैंने जब नाम लिया है, उसको लिखा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार यहाँ तो दो प्रकार की कार्यपालिका है, केंद्र में दो प्रकार की कार्यपालिका है तो राज्यों में भी दो प्रकार की कार्यपालिका है। अब है कौन, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो संसदीय शासन तंत्र राज्यों में, तो इसका मतलब जो राज्य में जो नाम मात्र का होता है वो होता है राज्यपाल। ये ध्यान रखना बात, कौन होता है, राज्यपाल। संसदीय शासन तंत्र अगर राज्य में अपनाया गया तो राज्य में जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वो कौन होता है, राज्यपाल। वास्तविक कार्यपालिका की हम बात करें तो वो होता है जो राज्य में मंत्रिमंडल है यानी मंत्री परिषद, वह उसका अध्यक्ष होता है कौन, चीफ मिनिस्टर, सीएम यानी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। देखो यहाँ पर कितनी बात स्पष्ट हो रही है आपकी, यहाँ पर नाम मात्र का राष्ट्रपति, यहाँ पर राज्यपाल। इसका मतलब इसको भी संवैधानिक अध्यक्ष बोल सकते हैं, क्योंकि आप जैसे हम इसको पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे राज्यपाल का, जैसे हमने राष्ट्रपति का पढ़ा था उसी प्रकार राज्यपाल के द्वारा पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा मिलेगा आपको कि जो संपूर्ण राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होगी। देखो अपने आर्टिकल 53 में क्या पढ़ा था, संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसके अंदर आप आर्टिकल 154 में पढ़ोगे कि संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है, और उन शक्तियों का प्रयोग वो क्या करेगा, मंत्रिमंडल व उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री की परामर्श से करेगा। ये बात हमने यहाँ लिखी है, फिर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग क्या करेगा, मंत्री परिषद व उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। यानी बिल्कुल सेम प्रक्रिया जो केंद्र में अपनाएगी वो राज्यों में अपनाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। कुछ शक्तियां तो अलग अलग है राष्ट्रपति और राज्यपाल की, वो मत छोड़ देखना। देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, हम ये पढ़ेंगे। तो दोनों में अंतर है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन जितना भी लगभग जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है वही राज्यपाल के पास है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ है जैसे पातकाल वगैरह है वो राष्ट्रपति के पास है, वो हम कर लेंगे, मैटर कोई दिक्कत नहीं है।
एक बात तो आपको जैसे हमने राष्ट्रपति पढ़ी थी, सामान्यकालीन कार्यपालिका शक्तियां हमने पढ़ी थी, कानून संबंधी शक्तियां, ठीक है, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां, वही हम राज्यपाल में पढ़ेंगे, बिल्कुल सेम है वैसे ही है, क्योंकि ये भी संवैधानिक अध्यक्ष है और ये भी संवैधानिक है, ठीक है। परामर्श यहाँ पर मंत्री सीधो प्रधानमंत्री दे रहा है, यहाँ पर मंत्रिमंडल में अध्यक्ष क्या जो मुख्यमंत्री है वो क्या कर रहा है, परामर्श दे रहा है, ठीक है। अब इसको हम आगे अब पढ़ते हैं हम राज्य प्रशासन। देखो यहाँ पर आपको इतना करने के बाद आपका लेसन 50% आपको क्लियर हो चुका है, क्योंकि आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पढ़ चुके हो। जहाँ राष्ट्रपति है वहां पर आपको राज्यपाल पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र में अगर आपसे पूछे नाम आता तो आप कहोगे राष्ट्रपति यानी संवैधानिक अध्यक्ष। अगर आपसे पूछे राज्यों में नाम मात्र या संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो आप क्या नाम दोगे, राज्यपाल। अगर आपसे पूछे केंद्र में जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो कौन होता है, मंत्री प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछे राज्यों में जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो कौन होता है, तो आप आंसर दोगे मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद में उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री, ठीक है। यानी बिल्कुल सेम बराबर है। अब बात करते हैं हम राज्य प्रशासन को डिटेल से। हम पढ़ते हैं राज्य के प्रशासन को। देखो राज्य के प्रशासन में संसदीय प्रणाली है, ठीक है। इसके अंदर हम बात करते हैं पहले राज्यपाल की। और राज्यपाल कौन है, नामात्र का अध्यक्ष है या नामात्र की कार्यपालिका आप कह सकते हो। यह संवैधानिक अध्यक्ष है, क्या है, संवैधानिक अध्यक्ष, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे राष्ट्रपति पढ़ा था हम दोनों को साथ लेके चलते हैं। देखो राज्यपाल की हम बात करें तो एक आपको आर्टिकल मिलता है 153। हमने राष्ट्रपति का आर्टिकल पढ़ा था 52, याद आ रहा है। 52 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, देश के लिए एक राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया, यानी राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई, याद आ रहा है ना 52। अब आपको क्या करना है, इसी 52 के अंदर एक ये 52 है, जैसे इसके अंदर एक तो प्लस कर देना है और एक यहाँ लगा देना है, तो 153। जैसे 153 बनेगा इसका मतलब ये राज्यपाल की व्यवस्था होगी, राज्यपाल के पद की व्यवस्था, यह हवाला दिया गया है व्यवस्था। यानी आर्टिकल आप ऐसे जोड़कर याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 52 है, या आप एक कह सकते हो हम भगवान के जो हमारे देवता हैं उनको 101 का प्रसाद चढ़ाते हैं, है ना, उनको नारियल वगैरह जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं वो 101 रुपये का चढ़ाते हैं, तो 52 है। और 52 में जब भी आप 101 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 153। 52 तो राष्ट्रपति के लिए है और 153 किसके लिए है, राज्यपाल के लिए। या आप ऐसे कह सकते हो 52 एक यहाँ जोड़ दो एक इधर लिख दो, ठीक है, यानी कितना बन गया 153। तो 52 में तो राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था है और 153 में राज्यपाल के पद की व्यवस्था, यानी राज्यपाल का राज्य के लिए राज्यपाल का पद सृजित किया गया या एक राज्यपाल पद का हवाला दिया गया। अब इसको आगे कंटिन्यू चलेगा वैसे ही। देखो 52 में पढ़ा राष्ट्रपति, आर्टिकल 53 में क्या पढ़ा, राष्ट्रपति में कार्यपालिका शक्ति होगी, पढ़ा था ना, आगे वाला ही है। कार्यपालिका शक्तियां किसमें होगी, राष्ट्रपति में। इसी प्रकार मैं यहां लिख दूं आर्टिकल 154, 53 के बाद 54 मैं कह दूंगा जो राज्यपाल है, राज्यपाल के पास संपूर्ण कार्यपालिका या राज्यपाल में संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां निहित। तो कितना सिंपल है, अगर आपको पहला पता चल गया ना आर्टिकल, पहला आर्टिकल पता चल गया तो आगे वाला आपका बस कंटिन्यू चलता है, आपको कोई ज्यादा लंबी चौड़ी काम नहीं करना, ठीक है। 52 यहाँ पर 153 सेम है, सॉरी 53, ठीक है, यहाँ पर 53 यहाँ पर 154 सेम है, यानी सब में 101 जुड़ जाए। अब देखो मैंने आपको ये बताई थी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन, और इसके लिए निर्वाचन मंडल का गठन हुआ था आर्टिकल 54 में और 55 में उसकी निर्वाचन की प्रक्रिया थी। यहाँ पर क्या हो गया, 54 पहले ही आ चुका है तो सीधा 55 आएगा, तो 55 आएगा तो इसका मतलब निर्वाचन तो होगा नहीं, इसका निर्वाचन मंडल तो बढ़ा ही नहीं इसका, तो हम कह सकते हैं सीधा, दिखाई दे रहा है ना, आर्टिकल 155। मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ आपको राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्यों नहीं होता इसके बारे में चर्चा करेंगे हम,
फिर राज्यपाल को नियुक्त क्यों किया जाता है, उसका निर्वाचन क्यों नहीं रखा गया संविधान वालों ने जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी, इस चीज को भी हम पढ़ेंगे, इसका भी कुछ रीजन था। ठीक है, तो आर्टिकल 53 राज्यपाल, आर्टिकल 54 शक्तियां, और उसके बाद आएगा आपका आर्टिकल 155। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति है वह राज्यपाल को क्या करेगा, नियुक्त करेगा। ये बात ध्यान रखना, इसका मतलब राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, न मनोनीत होता, बल्कि क्या होता है, नियुक्त होता है। नियुक्त करता कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, बात समझ रहे हो ना बात आप। 153 राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है। 154 राज्यपाल में संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां निहित होगी। उसके बाद राष्ट्रपति 155 राष्ट्रपति वह क्या करेगा, राज्यपाल को नियुक्त करेगा। अब इसके अंदर कुछ बातें हैं। राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है, वो किसके तहत किया जाता है, 155 के तहत। कौन करता है, राष्ट्रपति। इसका मतलब आपसे प्रश्न पूछूं, राज्यपाल होते हैं, ठीक है, तो आप क्या मत करना राज्यपाल का निर्वाचन होता है, गलत है, नहीं होता। राज्यपाल मनोनीत होते हैं, नहीं होते। तो राज्यपाल क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। राज्यपाल क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। आर्टिकल 155 के तहत कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। अब बात सुनो, ये राष्ट्रपति कौन है, ये तो केंद्र की, ये तो केंद्र में क्या है, कार्यपालिका ही है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका केंद्र की है। राष्ट्रपति तो केंद्र का ही होता है, और उसको परामर्श कौन देता है, प्रधानमंत्री, और जो वहां का जो मंत्री परिषद है वही तो परामर्श देता है राष्ट्रपति को। देखो अपने यहाँ बात की राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति खुद तो काम करता नहीं, वो तो नाम मात्र का है। इसका मतलब उस राज्यपाल के पद का नाम कौन देगा, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद देगा। वो राष्ट्रपति तक देगा, राष्ट्रपति तक पहुंचाएगा, राष्ट्रपति उसको क्या कर देगा, नियुक्त कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, राज्यों में राज्यपाल है वो केंद्र का व्यक्ति है, क्योंकि केंद्र ने उसको नियुक्त किया है, राज्यों ने नहीं किया। समझ रहे बात। देखो ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे आप पढ़ोगे इसको, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा साथ ही लेके चल रहे हैं, ताकि आपको जैसे ही आपके सामने आए तो कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और राष्ट्रपति को परामर्श देता है, वो प्रधानमंत्री मंत्री से देते हैं। यानी ये जो परामर्श देंगे, जो नाम देंगे, राष्ट्रपति उसी को नियुक्त करेगा। इसका मतलब ये तो केंद्र के व्यक्ति है, राष्ट्रपति केंद्र का व्यक्ति है। नियुक्त कहाँ हो रहा है, राज्यों में हो रहा है। राज्यपाल नियुक्त कहाँ हो रहा है, राज्यों में, और नियुक्त कर कौन रहा है, केंद्र कर रहा है। इसका मतलब अगर आपसे पूछे राज्यों में केंद्र का व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है, तो आप आंसर दोगे राज्यपाल। ठीक है, राज्यों में जो केंद्र का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है ना, जो मुख्य जो राज्यपाल है वो केंद्र का व्यक्ति होता है। राज्यपाल क्या होता है, केंद्र का व्यक्ति होता है, यानी केंद्र का प्रतिनिधि होता है। ये केंद्र का प्रतिनिधि। ठीक है, इसी कारण मैं ये भी कह सकता हूं, इस पर 1% और बता सकता हूं मैं आपको। क्या करोगे, जैसे मैं आपको ये कह सकता हूं, केंद्र व राज्य, इन दोनों के जो मध्य की कड़ी होता है वो ध्यान रखना राज्यपाल होता है। केंद्र राज्यों के मध्य की कड़ी होता है वो कौन होता है, राज्यपाल होता है। यानी केंद्र जो भी निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है, वो राज्यपाल क्या करता है, राज्यों में पहुंचाता है, और राज्य के जो भी निर्णय होता है वो राज्यपाल क्या करता है, केंद्र को पहुंचाता है। इसका मतलब ये मध्य के रूप में काम करता है। ठीक है, राज्यपाल राज्यों से संबंधित जो भी बातें होती है वो केंद्र तक पहुंचाता है, तो केंद्र के जो भी डिसीजन निर्णय होते हैं वो क्या करते हैं, राज्यों तक पहुंचाते हैं। इसका मतलब आपको प्रश्न आ जाए, केंद्र व राज्यों के अंदर जो मध्य कड़ी होता है वो कौन होता है, आप आंसर दोगे राज्यपाल। आप कह सकते हो राज्यों में केंद्र का व्यक्ति कौन होता है, राज्यपाल। और आप कह सकते हो राज्यपाल होते हैं वो नियुक्त होते हैं, न तो मनोनीत होते और न निर्वाचित होते। ठीक है, ये होगी हमारी राज्यपाल से संबंधित बातें। अब आती है बात आगे कुछ और, इसकी नियुक्ति के बारे में पढ़ लिया आपने। अब इसके देखो हमने आर्टिकल 3 किए इसके अंदर। एक तो आर्टिकल 153 पढ़ लिया, आर्टिकल 154, आर्टिकल 155, ये तो बराबर ही है। राज्यपाल होगा, कार्यपालिका शक्ति होगी, और राज्यपाल को नियुक्त करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति। इसमें तो राज्यपाल की बात कही गई है, इसमें कार्यपालिका शक्ति की बात कही गई है, और इसके अंदर नियुक्ति की बात की गई है, और नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ठीक है, अब आगे जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल 163। आर्टिकल 163
इसके अंदर क्या बात कही गई, इसमें यही कहा गया है भी जो राज्यपाल है, राज्यपाल की जो स्वविवेक की शक्ति है, स्वविवेक यानी एक तो वो खुद विवेक पर छोड़ा गया है, स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर राज्यपाल से ये अपेक्षा की गई है, ये बात लिखी गई है, अपेक्षा की गई है कि वह स्वविवेक शक्तियों को छोड़कर बाकी जो भी शक्ति है छोड़कर उनका प्रयोग, बाकी जो शक्तियां बची है उनका प्रयोग मंत्रिमंडल व उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री की परामर्श से करेगा। अध्यक्ष मुख्यमंत्री की परामर्श से करेगा। इस चीज को पढ़ चुके हैं ना हम। देखो राष्ट्रपति के अंदर ये लाइन पढ़ी थी हमने, राष्ट्रपति था वो आर्टिकल 74 था, बस यहाँ पर आर्टिकल 163 है, इतने ध्यान रखना, ठीक है। वो तो 74 के तहत कहा गया था राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद व प्रधानमंत्री की परामर्श से करेगा। यहाँ पर 163 में कहा गया भी राज्यपाल स्वविवेक शक्तियां जो उनको दी गई है, जो अपने विवेक से की गई है शक्तियां, उसको छोड़कर बाकी जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं वो स्वविवेक शक्तियां कौन सी है वो पढ़ेंगे हम। जो कार्यपालिका शक्तियां उनका प्रयोग वो क्या करेगा, मंत्रिमंडल में उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री की परामर्श से करेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, हम और भी राज्यपाल के बारे में और भी पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, 73वां संविधान संशोधन को हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।